हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। लंबे लंबे डग भरता हुआ होटल में शालिनी के कमरे की तरफ बढ़ा। खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। दिल में शालिनी को खुश करने की चाहत लिए उसने कमरे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से आती शालिनी और किसी पुरुष की सम्मिलित हंसी ने उसे चौंका दिया। हवा सा सौरभ दरवाजा पीटने लगा। अंदर से आई एक आवाज ने उसे स्तब्ध कर दिया था। कौन है बे? डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं देख रहे हो क्या? जाओ, अभी हम अपनी जाने मन के साथ बिजी हैं। परंतु सौरभ ने दरवाजा पीटना बंद नहीं किया। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सौरभ को चक्कर आ गया। बिस्तर पर पड़ी उसकी अर्धनग्न पत्नी उसे अपरिचित निगाहों से घूर रही थी। जमीन पर बिखरे उसके कपड़े सौरभ की खिल्ली उड़ा रहे थे। कहीं किसी कोने में विवाह का बंधन मृत पड़ा था। उसका अटल विश्वास उसकी इस दशा पर सिसकियां भर रहा था और प्रेम वह तो पिछले दरवाजे से कब का बाहर जा चुका था। शालिनी, सौरभ चीखा था, परंतु शालिनी न चौंकी न ही असहज हुई। बस उसने विमल को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और स्वयं करवट लेकर छत की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगी। शालिनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सौरभ दोबारा चीखा। इस बार उससे भी तेज चीखी शालिनी। क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ ऐसा? ऐसा है क्या तुम्हारे अंदर जो मुझे बांध पाता? तुम विमल से पप पप प्यार करती हो। प्यार? हाँ हाँ, तुम इतने बेवकूफ हो सौरभ, इसलिए तुम्हारी तरक्की इतनी स्लो है। यह लेन देन की दुनिया है। विमल ने अगर मुझे कुछ दिया है तो बदले में बहुत कुछ लिया भी है। कल अगर कोई इससे भी अच्छा ऑप्शन मिला तो इसे भी छोड़ दूंगी। वैसे एक बात बोलूं, बिस्तर में भी वह तुमसे अच्छा है। कितनी घटिया औरत तुम, उसके साथ भी धोखा। अरे बेवकूफ, विमल जैसे रही शादीशुदा मर्दों के संबंध ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं। वह खुद मुझसे बेहतर ऑप्शन की तलाश में होगा। जब तक साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शर्म कैसी पति जी, व्यापार है यह, शुद्ध व्यापार। शालिनी, आवाज़ नीची करो सौरभ। बिस्तर में चूहा मर्द आज शेर बनने की एक्टिंग कर रहा है। सौरभ रोते हुए बोला, शालिनी मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सौरभ, तुम मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हो, अब चुपचाप लौट जाओ, बाकी बातें घर पर होगी। हाँ हाँ, देखेंगे। वैसे मेरा काम आसान करने के लिए धन्यवाद। कह बाहर निकलते सौरभ रमा से टकरा गया। आप सब कुछ जानती थी ना? उसने पूछा। हाँ, मैं वह पर्दा हूँ जिसका इस्तेमाल वे दोनों अपने रिश्तों को ढकने के लिए कर रहे थे। आप इतनी शांत कैसे हैं? आपको क्या लगता है शालिनी मेरे पति के जीवन में आई पहली औरत है? ना वह पहली है और न ही आखिरी होगी। आप कुछ करती क्यों नहीं? इस अन्याय को चुपचाप सह क्यों रही है? आपने क्या कर लिया? सुधार लिया शालिनी को? मैं उसे तलाक दे रहा हूँ जी, परंतु मैं वह नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि मैं यह भूल चुकी हूँ कि मैं एक औरत हूँ, किसी की पत्नी हूँ। बस इतना याद है कि मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। वैसे भी ये दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं को और अपनी बेटियों को उनसे बचा सकूं। माफ़ कीजिएगा रमा जी, अपनी कायरता को अपनी मजबूरी का नाम मत दीजिए। जिन बेटियों के लिए आप ये सब सह रही हैं, उनके लिए ही आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके सामने एक गलत उदाहरण मत रखिए। यह सब सहकर आप 2 नई रमा तैयार कर रही हैं। औरत की इन दोनों ही रूपों से सौरभ को वितृष्णा हो गई थी। एक अन्याय करना अपना अधिकार समझती थी तो दूसरी अन्याय सहने को अपना कर्तव्य। दिल्ली छोड़कर सौरभ इतनी दूर अंडमान आ गया था। कोर्ट में उसका केस चल रहा था। हर तारीख पर सौरभ को दिल्ली जाना पड़ता था। शालिनी ने उस पर सेक्स सुख न देने पाने का इल्ज़ाम लगाया था। सौरभ अपने जीवन में आई इस त्रासदी से ठागा सा रह गया था, परंतु शालिनी जिंदगी में नित नए विकल्प तलाश करके लगातार तरक्की की नई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। आज सुबह प्रज्ञा, जो सौरभ की वकील थी, का फ़ोन आया था। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी थी, परंतु इसके बदले काफ़ी अच्छी कीमत वसूली थी शालिनी ने।
आर्थिक चोट तो फिर भी जल्दी भरी जा सकती है, पर मानसिक और भावनात्मक चोटों को भरने में वक्त तो लगता ही है। सौरभ अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटते हुए सागर के किनारे बैठा रेत पर ये पंक्तियाँ लिख रहा था। मुरझा रहा जो पौधा उसे बरखा की आस है, अमृत की नहीं हमें पानी की प्यास है, मंजिल की नहीं हमें रास्तों की तलाश है।